नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास कवर करने वाले हैं। और इस क्लास में इतना ही नहीं, इस क्लास में आज हम लोग पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, भारतीय इतिहास को पढ़ें कैसे। कोई भी इतिहास हो समझ में नहीं आता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे हर कोई बोरिंग समझता है और ज़्यादातर लोग बोरिंग समझते हैं। लेकिन कोई भी बहुत बड़ा विषय हो, जब हम उसे बांटते चले जाते हैं, जब उसकी जड़ पता चल जाती है कि उसकी जड़ कहाँ से है, तब हमें वो सारा का सारा जो सब्जेक्ट है, वो जो इतना बड़ा विषय है जिसको हमने सर पे चढ़ा रखा है, वो हमारे लिए बिल्कुल हलवा लगता है। बस इसी वजह से इस इतने बड़े विषय को हलवा करने के लिए आज हमने एक छोटी सी वीडियो रखी है, जिसको हम कह सकते हैं गागर में सागर भर देने जैसा काम इस वीडियो में होने वाला है। तो इस वजह से अगर इतिहास को आपको समझना है, कैसे पढ़ना है हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को, क्या है इंडियन हिस्ट्री या फिर कोई भी हिस्ट्री हो, हिस्ट्री क्या चीज़ है, इतिहास क्या है, पढ़े कैसे, आखिर हमें इससे ज़रूरत क्या है पढ़ने की, सारे के सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसी के साथ पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री आपको इस वीडियो में कवर होने वाली है। और कवर का मतलब ये नहीं कि एक एक टॉपिक आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे, साथ में शुरुआत कैसे करनी है आपको इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें बताएंगे। और कहीं ना कहीं परिचय हर एक चीज़ से, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री का हो, मेडिवल हिस्ट्री का हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का हो, तीनों की तीनों हिस्ट्री के जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। जब आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप स्टार्ट करें अपने इंडियन हिस्ट्री को एक एक करके शुरुआत करने का, जिसके साथ हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम हिस्ट्री को पढ़ने शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ आती है इतिहास के शब्द को समझने। इतिहास क्या चीज़ है, शब्द से शुरू करेंगे, फिर किताब की तरफ बढ़ेंगे। किताब को पढ़ लेंगे तो यानी कि धीरे धीरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो एक एक बिंदुओं को समझना शुरू करेंगे, बिंदुओं को समझ लेंगे तो एक एक शब्द को समझना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे लिए आती है कि इतिहास क्या चीज़ है। शुरुआत करते हैं, इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास हर बीते हुए समय को हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं बीता हुआ टाइम हो गया यानी इतिहास हो गया। नहीं, इतिहास बीते हुए समय को नहीं कहते। इतिहास बीते हुए उन समय को कहते हैं जिनका आज के टाइम में, जिनके होने का हमारे पास आज के टाइम में कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो, तभी हम उसे इतिहास कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए इतिहास किसे कह सकते हैं, जिसका हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए तभी वो इतिहास होगा, नहीं तो वो केवल एक बीता हुआ समय होगा या बीत चुका एक टाइम होगा। अब बात करते हैं कि इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता मैंने साफ शब्दों में लिखा है हेरोडोटस है, जो कहाँ के थे, यूनान के थे। जी बिल्कुल, यही वो पहला व्यक्ति था पूरे संसार में जिसने एक संसार के सामने एक सबसे पहली अवधारणा लाई कि इतिहास जैसा भी कोई विषय है, इतिहास भी कुछ चीज होता है। नहीं तो इसके पहले लोग यही मानते थे जो बीत गया सो बीत गया, उसमें क्या जाने का, यानी कि जो टाइम बीत चुका है बीते हुए टाइम में नहीं जा सकते। लेकिन हेरोडोटस ने एक किताब, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, जो यूनानी भाषा में इन्होंने लिखी थी। और इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद या इस पुस्तक को लिखने के बाद इन्होंने पहली बार ये धारणा पूरे विश्व के सामने रखी कि इतिहास हम बीते हुए टाइम में जरूर नहीं जा सकते, मगर बीते हुए टाइम में हुआ क्या है ये हम आज के टाइम में समझ के इमेजिन जरूर कर सकते हैं कि बीते हुए समय में आखिर हुआ क्या था। तो पहली बार अगर किसी ने इतिहास को लिखना, समझ करके लिखना शुरू किया, इतिहास के अंदर घुसना शुरू किया, तो वो कौन थे, हेरोडोटस थे, जिन्होंने पहली बार इतिहास की धारणा प्रस्तुत की। कैसे, अपने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिख करके। बस इसी वजह से इन द फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास का पिता कहते हैं। तो आप इतनी बात समझ लिए। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारतीय इतिहास नहीं बल्कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा हेरोडोटस को। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हेरोडोटस की वो कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जो इनको अपनी प्रसिद्धि के लिए पहचानी जाती है, या हेरोडोटस की किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो हेरोडोटस की हिस्टोरिका से प्रसिद्ध पुस्तक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी घटना तभी इतिहास होगी जब उसका हमारे पास कोई सबूत होगा। अब जानने की बात यह है कि आखिर वो कौन कौन से सबूत होंगे जो किसी घटना को सत्य कह सकते हैं, यानी कि किसी घटना, कोई घटना हुई है बीते हुए समय में, इस बात को बताने के लिए हमारे पास किस तरीके के सबूत हमें मिले हैं जिसको देख करके हमने कहा हाँ ये घटना सही बात है, ऐसा कुछ हुआ था। तो उन
यानी कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कोई समय, बीते हुए समय में कोई घटना हुई है या बीते हुए समय में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहली चीज पुरातत्वों से मिलती है, साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। स्रोत मतलब होता है जरिया, इतिहास को जानने का जरिया। और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है। अभी हम इन तीनों को बेहतर से समझेंगे। इतिहास की जानकारी हमें पुरातत्वों से भी मिलती है। पूरा मतलब होता है पुराना, तत्व मतलब होती है वस्तुएं, यानी पुरानी वस्तुएं से। जब हम खोजबीन करना शुरू किए हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने, तो हम उन्हें पुरानी वस्तुएं, पुरातत्व यानी पुरानी वस्तुएं मिलना शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात दौड़नी शुरू हो गई कि मानो ना मानो हमारे भी पहले यहाँ कोई लोग रहते थे, एक पूरी सभ्यता यहाँ पे निवास करती थी। तो वो कहाँ से पता चला? पुरातत्वों के मिलने पे। पुरातत्व, पुराने तत्व में बहुत सारी चीज आ सकती है। मृद भांड हो गया, पूरा का पूरा शहर भी खोदने पे मिल गया। सिंधु घाटी के नगर कैसे मिले थे? ऐसे ही तो जब खोदना शुरू किया तो बड़े बड़े नगर मिलने लगे। तो कहीं ना कहीं मृद भांड यानी कि बर्तन वगैरह मिलने लगे, और भी बहुत सारी चीजें मिलने लगी, इंसान के कंकाल मिलने लगे, बहुत सी चीजें जो उस टाइम यूज की जाती थी वो सारी चीजें, वस्तुएं मिलने लगी। तो वो क्या हो गया, चूंकि वो वस्तुएं पुरानी हो चुकी थी तो इस वजह से उनका नाम पुरा वस्तु पड़ गया, पुरातत्व पड़ गया। अब पुरातत्व के अंदर हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं? सबसे जो पहला है वो है अवशेषों को। अवशेष किसे कहते हैं? एक वक्त में प्रयोग की गई वस्तु अगर वक्त के खत्म होने के साथ नहीं खत्म होती है और वही वस्तु जब हमें आगे चल करके मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं, या सबूत भी इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं। अगली बात आती है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो चीज होती है कि जब किसी कठोर सतह पर, किसी कठोर चीज पर, किसी मजबूत चीज पर जब कोई चीजें खुरच करके लिखी जाती हैं तो उसी को हम अभिलेख कहते हैं। जैसे कि दीवार है, दीवार एक मजबूत या कह सकते हैं कठोर सतह है, मजबूत कहना सही नहीं रहेगा, एक कठोर सतह है, ठीक है, एक ठोस सतह है। अगर इस दीवार पे हम कुछ खुरच के लिख दें अपना नाम, और हमारी सभ्यता खत्म होने के बाद जब कोई नए लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे और जब वो इन्हें देखेंगे तो उनके लिए ये क्या हो जाएगा? एक अभिलेख हो जाएगा। तो हमारे लिए अभिलेखों का मतलब क्या हुआ? किसी कठोर सतह पे जब हम कोई चीज खुरच करके लिखते हैं या खोद करके लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे पुराने यानी भारत के इतिहास में सबसे पुराना अभिलेख किसका माना जाता है? अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, जिसे सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली में पढ़ा था। अब बात करते हैं स्मारक क्या होते हैं। स्मारकों से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हुआ और बुलंद दरवाजा हो गया, और जितने भी पुरानी स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारी चीजें स्मारक में आ जाएगी। दिल्ली का लाल किला हुआ, ये सब क्या है? पुरानी बातों को या पुरानी चीजों की जानकारी देता है। उसके बाद बात आती है सिक्कों की। उत्खनन करने पे हमें सिक्के भी मिले तो वो भी एक पूरा वस्तु, एक वस्तु ही तो है सिक्का। उसके बाद मूर्तियां भी बहुत सारी हमें मिलती हैं। तो ये सारी चीजें किसके उदाहरण हो गए? पुरातत्व यानी पुरानी वस्तुएं, जिनके मिलने से हमें अपने इतिहास की किसी घटना का जो है जानकारी होती है। अब अगली बात करते हैं साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत आप इतना समझिए, लिखे गए ग्रंथ। किसी समय में किसी समय की जानकारी देने के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं, इतना समझिए। साहित्यिक स्रोत मतलब वही किताबें जो लिखी जाती हैं किसी टाइम में। जैसे आज का अगर इतिहास लिखा जा रहा है, किसी के बारे में कोई जानकारियां मिल रही हैं, उसे लिख रहे हैं हम किसी किताब में, उसका संकलन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। ये दो प्रकार की किताबें लिखी जाती थी उस टाइम। एक थी धार्मिक किताबें या धार्मिक ग्रंथ, एक थे गैर धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबों के अंदर हमारे आ जाते हैं रामायण, महाभारत, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मणों द्वारा जो लिखे गए थे, मनुस्मृति वगैरह जो है। रामायण से भी हमें हमारे अतीत का पता चलता है। महाभारत, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं। साहित्यिक स्रोत के अंदर अत्यधिक धर्म आते हैं, ग्रंथ आते हैं, किताबें ज्यादातर आती हैं, है ना? किताबें ही आती हैं, और वो किताबें दो तरीके की आती हैं। एक तो धार्मिक, जो धार्मिक विश्वासों के ऊपर लिखी गई हों, और एक आते हैं गैर धार्मिक, जिन्हें किसी व्यक्ति विशेष ने, जो उतना धर्म कर्म वाला न रहा हो, उसने अगर लिखा है तो फिर वो कौन हो जाएगा? गैर धार्मिक।
साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। यानी कि साहित्यिक स्रोत मतलब लगभग मान सकते हैं ग्रंथ ही होते हैं जो धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों होते हैं। धार्मिक ग्रंथों को भी अगर देखें तो वो भी हमारे अतीत की जानकारी देते हैं, इसी वजह से वो साहित्यिक धार्मिक ग्रंथ हो जाते हैं। और गैर धार्मिक यानी जो धार्मिक नहीं है ऐसे ग्रंथों से भी हमें हमारे अतीत की जानकारी मिलती है। जैसे इंडिका जो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिससे हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की एक पुस्तक है उससे भी हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य पतंजलि जिससे हमें पुष्यमित्र शुंग के या फिर उसके शासन काल के बारे में अत्यधिक जानकारियां मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये किताबें ही तो हैं जो उनके द्वारा लिखी गई, किसी के द्वारा लिखी गई थी। अब इन्हें इसलिए अलग किया गया क्योंकि ये धार्मिक किताबें हो गई। अब इन्हें इसलिए अलग किया गया क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखी गई थी। अब अगली बात देखिए, विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ टाइम हमारे यहाँ कहीं ना कहीं भारत में लोग घूमने भी आया करते होंगे, और जब वो लोग बाहर के लोग घूमने आते होंगे तो जरूर हमारे भारत के लिए कुछ ना कुछ लिखते जरूर होंगे। तो उसी तरीके से एक चीनी यात्री भी हमारे यहाँ आया था चंद्रगुप्त दूसरे के शासनकाल में। एक चीनी यात्री भी हमारे भारत में आया था। और उसके बाद वेनसांग भी हमारे भारत में आया था। जब वेनसांग आया था तो हमारे यहाँ हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन हमारे यहाँ का शासक था। इत्सिंग भी आया था। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हमारे यहाँ यानी इंडिया में आया था। तो ये सब भी जब हमारे भारत में आए तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के बारे में इन्होंने लिखना शुरू किया। हमारे भारत की हर व्यवस्थाओं को अपनी किताबों में लिखा और अपने देश में जाकर के बहुत सारी बड़ाई की। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला इतिहास को जानने के लिए हमें पुरानी वस्तुएं जो हम खोद के हमें मिलती हैं, जो प्रत्यक्ष हम जिसे देख लेते हैं, वो पुरानी वस्तुएं भी जानकारी देती हैं किसी टाइम की। और साथ में कुछ लिखे गए ग्रंथ भी हमें पुराने समय की जानकारियां बताते हैं, जिनका इस तरीके से उदाहरण है। कुछ विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी हमें अपने अतीत की जानकारियां देते हैं, जो इस तरीके से मैंने बताया है। अभी तक तो हमने समझा कि जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कि हमारा इतिहास क्या रहा है, यानी इतिहास को जानने की जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास को समझने के सबूत कहाँ से मिलते हैं। तो वही कुछ एक सबूत मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, और भी होते हैं इनके अंदर। ऐसा नहीं कि गैर धार्मिक सिर्फ 3 ही है, बहुत सारे होते हैं। बहुत छोटा पड़ जाएगा लिखते लिखते। अब हम आगे की जो बात करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री को समझने की जरूरत क्या है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत जैसे 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को बांटने की जरूरत क्या है, ये सारी बातें हम अभी आगे समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों अब समझते हैं कि इतिहास को बांटने की क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले इसका सीधा सा आप जवाब सुन लीजिए। कोई भी चीज़ हो बहुत बड़ी है, उसे समझने के लिए हमें उसके उसे बांट कर पढ़ने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी कोई किताब है, हम उसे एक सिरे से नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब कि उसे कई सारे चैप्टर्स में बांटा जाता है, जिससे कि हमें थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक चैप्टर खत्म करें। और चैप्टर से भी पहले एक एक टॉपिक में बांटा जाता है। टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर चैप्टर्स को पढ़ते हैं, और धीरे धीरे ऐसे जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें एक ऐसा टाइम मिलता है कि हम पूरी किताब को समझ लेते हैं। उसीलिए क्या किया गया कि जो हमारा इतिहास है उसे भी बांटा गया, जिससे इसे पढ़ने में आसानी हो सके। तो इसे 3 मेजर पार्ट्स में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों के तीनों मेजर पार्ट्स को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे, यानी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास इंट्रोडक्शन क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। दूसरे वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरे में आधुनिक का समझेंगे। लेकिन आज के अभी हम क्या समझने वाले हैं कि इन तीनों के मेजर पार्ट्स को जब हमने डिवाइड किया तो उसके बाद हमें इन तीनों के तीनों इतिहास से कुछ जरूरी चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले इनकी टाइमिंग के बारे में देख लेते हैं। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत या प्राचीन काल किसे कह सकते हैं, अननोन टाइम, यानी कि हम नहीं जानते हैं कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है। ये पूरा का पूरा जो बीता हुआ समय है वो कहाँ से शुरू हुआ, यानी एक अननोन और निश्चित समय से लेकर के 712 ईस्वी तक के समय को हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। यानी अननोन टाइम से लेकर के
712 ईस्वी तक के समय को हम प्राचीन भारत के इतिहास में बांट देते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और 712 से लेकर के 1707 तक के ईस्वी को हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और 1707 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, उसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। यानी कि अननोन टाइम टू 712 ईस्वी तक के जो टाइम को कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हिंदी में प्राचीन इतिहास कहते हैं। 712 से 1707 के टाइम को मध्यकालीन या मिडल हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा 1707 से 1947 तक के जो टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है कि ये टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जिससे हमने पूरे इतिहास को ही बांट दिया। जरा सुनिए ध्यान से। अननोन टाइम से लेकर के 712 ईस्वी तक भारत पे किसी भी मुस्लिम शासक ने आक्रमण नहीं किया था, या यूँ कहें अननोन टाइम से लेकर के 712 ईस्वी तक भारत पे हिंदू शासकों का शासन रहा। हिंदू, आज ये जो हम हिंदू समझते हैं ये वाला हिंदू नहीं, किसी धर्म से जुड़ा हिंदू नहीं, ध्यान रखिए। उस टाइम हम सिंधुवासी थे, सिंध के किनारे हमारा बसेरा रहा था। इस वजह से हमें हिंदुस्तान नाम आप जानते हैं कि बाहर के लोगों ने दिया है, तो उन्होंने हमें क्या हुआ, सिंधुस्तान कह करके या सिंधु ना कह के हिंदू पुकारना शुरू किया, क्योंकि वो स का उच्चारण ह से करते थे। तो यानी कि अननोन टाइम से लेकर के 712 ईस्वी तक भारत में किसी मुस्लिम शासक का जो है शासन नहीं रहा है। सब जो थे वो हिंदू ही थे, या सिंधु के वासी ही थे, या सिंध के वासी ही थे, भारत के वासी ही थे, आर्यवर्त के ही लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाहर के लोग नहीं आए थे शासन करने, बिल्कुल आए थे। जो सक थे, सिथियन थे, और भी जो थे वो बाहर से लोग आए थे शासन करने। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि केवल यहीं के लोगों ने शासन किया है, लेकिन कोई मुस्लिम नहीं आया था। तो ये एक बहुत बड़ी दिलचस्पी की बात हो जाती है कि अननोन टाइम से लेकर के 712 ईस्वी में जब पहली बार किसी मुस्लिम ने भारत, यानी किसी मुस्लिम शासक ने भारत पे आक्रमण किया था, मोहम्मद कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था, कब, 712 ईस्वी में। तो यहाँ भारत में आक्रमण करने के बाद उसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना लगभग कर दी थी, ठीक है, यानी शुरुआत कर दी थी। किसकी, भारत में मुस्लिम शासकों की शुरुआत या शासन की शुरुआत कर दी थी। अब समझते हैं ये आया क्यों था भाई। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाना वाला देश था, बड़ी सारे सोने थे, मुद्राएं थी, तौले जाती थी। हमारे एक दो मुद्राएं नहीं दी जाती थी, उसे तौल के किलो की मुद्राएं दी जाती थी, यानी सोने की चिड़िया था भारत। बहुत संपन्न देश था, और इसी संपन्नता ने पूरे देश की आंखों को चकाचौंध, या पूरे विश्व के लोगों की आंखों में जो है चकाचौंध मचा के रख दिया था। हर कोई भारत को लूटना चाहता था। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया था, साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार भी करने के लिए वो यहाँ आया था। जब ये भारत में आया तो इसने भारत में अपना शासन भी स्थापित कर लिया, मुसलमानों का शासन किया। और 712 से लेकर के 1707, यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब तक के टाइम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है हमारे 1000 साल का, वो क्या है, मेडवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम में पूरे के पूरे मुसलमानों ने ही शासन किया है भारत पर। और उसके बाद बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास की। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तब 1707 से 1947 तक का जो समय है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के चलता है। जिस टाइम, यानी 1707 से 1947 तक का जो टाइम है, इसमें ज़्यादातर या लगभग कह सकते हैं 90% हमारे भारत के ऊपर बाहरी शक्तियों का जो है शासन चलता था। फिर चाहे वो डच हो, पुर्तगाली हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, कोई भी, यानी बाहर के लोगों द्वारा ज़्यादातर शासन किया जाता था। ऐसा नहीं था हमारे तरफ यहाँ विरासतें नहीं थी, राजा लोग नहीं थे बड़े छोटे स्तर पर, लेकिन कह सकते हैं अत्यधिक जो विदेशी शासन हुए हैं हमारे यहाँ पे, वो आधुनिक भारत के टाइम में ही हुए हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था जिसको मैंने आपने समझाया। अननोन टाइम से लेकर के 712 तक के टाइम को प्राचीन, 712 से 1707 को मध्यकालीन, और 1707 से 47 तक के टाइम को मॉडर्न हिस्ट्री का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये आज की कंसेप्ट की क्लास थी, ये आज की इंडियन हिस्ट्री की कंसेप्चुअल क्लास थी। कैसे लगी आपको वीडियो, एक बार जरूर बताएं कमेंट में करके। एक बार ये जरूर बताएं कि आज की क्लास ने आपको कितना कंसेप्ट क्लियर किया, कितनी हेल्प की आपको इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। और हाँ, साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, वीडियो जरूर बनाएंगे हम एंशिएंट
हिस्ट्री की, जिसमें हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देंगे कि वो क्या चीज़ होती है, एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट भी बताएंगे, पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही मध्य और आधुनिक भारत का भी बारे में होगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।